हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर सेकंड की, जो कि है पुष्पी पादपों लैंगिक जनन। इस चैप्टर का दोस्तों ये पार्ट 4 है। इससे पहले मैं कई सारे पार्ट्स यानी 1, 2, 3 बना चुका हूँ और उनमें कई सारे टॉपिक्स को कवर किया जा चुका है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको अवश्य देखिएगा। साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके उनको ईजिली देख सकते हैं। पार्ट 4 में दोस्तों हम स्टडी करेंगे जायांग की। साथ ही साथ जो मेन हमारा टॉपिक है वो है बीजांड या गुरु बीजांडधानी की संरचना। हम यहाँ पर इसकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हम जायांग की स्टडी करेंगे। यह पुष्प का चौथा व अंतिम घेरा होता है, जो मादा जनन अंग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रदर्शित करता है। इसकी इकाई को अंडप या स्त्री केसर, इंग्लिश में दोस्तों कार्पल कहते हैं, यानी जिनसे ये मिलके बना होता है दोस्तों उसी को हम कार्पल कहते हैं। जब किसी पुष्प का जायांग केवल एक ही अंडप या स्त्री केसर का बना होता है, तब ऐसे जायांग को एक अंडपी यानी मोनोकार्पिलरी कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम डायग्राम में भी देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप नीचे का ये हिस्सा देख रहे हैं, ये अंडाशय एरिया है दोस्तों। जब हम इसकी अनुप्रस्थ काटेंगे तब हम अंदर देख पाएंगे कि वहाँ पर हमको क्या क्या रचनाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो येलो कलर की संरचना, इतना एरिया जो कवर किया हुआ है वो एक कार्पल है दोस्तों। यानी एक कार्पल में हमको जितने भी बीजांड लगे हुए हैं वो मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये देख रहे हैं आप, ये प्लासेंटा है। आगे हम इसी वीडियो में इसका भी अध्ययन करने वाले हैं। तो मोनोकार्पिलरी के दोस्तों उदाहरण देख लेते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल में ये देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ग्रेमिनी कुल यानी घास कुल में भी इसी टाइप की हमको अंडाशय देखने को मिलेगी। आइए जायांग की अन्य विशेषताएं देखते हैं। तथा जब किसी पुष्प के जायांग में एक से अधिक अंडप यानी अब कई सारे अंडप हो गए दोस्तों या स्त्री केसर पाए जाते हैं, तब ऐसे जायांग को बहुअंडपी यानी मल्टी कार्पिलरी कहते हैं। यानी कार्पल जो है वो मल्टी माने बहुत सारे हो गए। राइट हैंड साइड पर आप यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 कार्पल है यहाँ पर। साथ ही साथ यदि आप दूसरे वाले डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पर तो बहुत सारे कार्पल हैं। ये जो एक दिखाई दे रहा है आपको, ये एक कार्पल के बराबर है। ये वाला हिस्सा देखें, नीचे को भी ये एक कार्पल है। आइए अगला बिंदु देखते हैं। जहाँ पर अंडप एक से अधिक होते हैं वहाँ ये आपस में संगलित हो सकते हैं, यानी आपस में ये चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तब इन्हें युक्तांडपी यानी एक नया नाम आ गया दोस्तों, जिसको इंग्लिश में सिनकार्पस कहते हैं, उस नाम से इन्हें पुकारा जाएगा। या फिर जब सभी अंडप स्वतंत्र होते हैं तब इन्हें व्युक्तांडपी या फिर मुक्तांडपी कहते हैं, और इंग्लिश में इनको एपोकार्पस कहते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों रेननकुलस, जहाँ पर हमको युक्तांडपी अंडप देखने को मिलेगा। और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो गुड़हल का है, जहाँ पर हमको व्युक्तांडपी अंडप देखने को मिलेगा। आइए डायग्राम में इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर पहले डायग्राम में जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमने अभी बताया था आपको कि 3 अंडप हैं। एक ये वाला है पहला, दूसरा और ये तीसरा। तीनों देख रहे हैं आप बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हैं, चिपके हुए नहीं हैं। तो ऐसी कंडीशन कहलाती है व्युक्तांडपी यानी एपोकार्पस। दूसरी स्थिति आप देख रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे अंडप, देखिए दोस्तों यहाँ पर हैं कितने सारे अंडप हैं और सारे अंडप एक दूसरे से चिपके हुए हैं। यहाँ पर ये आप दरार देख रहे हैं, ये एक दूसरे से यहीं पर ये चिपक जाते हैं आसपास के अंडप, और ये कंडीशन कहलाती है युक्तांडपी यानी सिनकार्पस स्थिति। आइए दोस्तों अगली विशेषता देखते हैं। प्रत्येक अंडप या स्त्री केसर, जिसे इंग्लिश में कार्पल या पिस्टिल कहते हैं, निम्नलिखित 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग है वर्तिकाग्र, इंग्लिश में इसको स्टिग्मा कहते हैं। दूसरा भाग है वर्तिका, इंग्लिश में स्टाइल बोलते हैं। तीसरा भाग है अंडाशय, इंग्लिश में इसको ओवरी कहते हैं। वर्तिका सबसे शीर्ष भाग है, यह चिपचिपा होता है। परागण के समय परागकण सबसे पहले यहीं पर आते हैं। ये डायग्राम में आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो राउंडेड एरिया मैंने दिखाया है यही भाग वर्तिकाग्र है। जब परागण की क्रिया होती है उस समय दोस्तों ये परागकोश है, इस परागकोश में से परागकण निकल के यहीं पर आ जाते हैं और यही क्रिया कहलाती है परागण। तो परागण के समय सबसे पहले परागकण यहीं पर आके इकट्ठे होते हैं। अगला बिंदु देखते हैं। वर्तिका यानी स्टाइल एक नलीनुमा संरचना है जो अंडाशय तथा वर्तिकाग्र के बीच पाई जाती है। पराग नलिका इसी में से होकर वृद्धि करती है। अब देखिए दोस्तों, ये जो वर्तिकाग्र है ठीक इसके नीचे यहाँ से लेके
और यहाँ तक का जो नलीनुमा एरिया है ये वर्तिका कहलाता है। जब परागकण यहाँ पर अंकुरित हो जाते हैं यानी वर्तिकाग्र पर, तब वो इसमें अंदर से वृद्धि करते हैं पराग नली के द्वारा, और वृद्धि करते हुए बाद में पहुँचते हैं ओवरी या अंडाशय के अंदर। अगला बिंदु देखते हैं। अंडाशय चौड़ा आधारी फूला हुआ भाग है। अंडाशय में बीजांडों का निर्माण होता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय ही फल में बदल जाता है। इस पॉइंट को दोस्तों नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप नीचे का एरिया देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये वाला एरिया दोस्तों यही अंडाशय है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 बीजांड भी दिखाए हुए हैं, एक ये वाला बीजांड और एक ये वाला बीजांड। यहाँ पर आपने देखा कि जब निषेचन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है तो यही अंडाशय बदल जाता है फल में। आइए दोस्तों अब देखते हैं बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना की। इसको इंग्लिश में स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। कहीं कहीं पर हिंदी में गुरु बीजाणुधानी की जगह पर महाबीजाणुधानी शब्द का भी प्रयोग किया गया है, तो आप भ्रमित न हो जाएं। ये सारे शब्द बीजांड के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। प्रत्येक बीजांड एक पतले ग्रंथ, जिसे बीजांड ग्रंथ इंग्लिश में फ्यूनिकल कहते हैं, द्वारा बीजांड आसन यानी प्लासेंटा से जुड़ा रहता है। बीजांड आसन अंडाशय की भीतरी भित्ति पर मृदुतक के बने छोटे छोटे उभारनुमा रचनाएं हैं जिन पर बीजांड लगे रहते हैं। आइए इतना पॉइंट जो है वो डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में आप देखिएगा दोस्तों, फ्यूनिकल है। ये एक वृंतनुमा संरचना है जिसके द्वारा ये जो पूरा बीजांड है ये बीजांड आसन से जुड़ा रहता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। बीजांड का वह स्थान जहाँ पर वह बीजांड वृंत से जुड़ा रहता है नाभिक यानी हीलम कहलाता है। आइए देखते हैं। ये जो बीजांड वृंत वाला पोर्शन है दोस्तों, ये वाला पोर्शन, ये जो बीजांड है इस वाले पोर्शन से एक एरिया से जुड़ा रहता है। ये वाला एरिया रह गया बीच का। इस एरिया को दोस्तों हम नाभिक कहते हैं, इंग्लिश में इसको हीलम बोलते हैं। बीजांड के चारों ओर 1 या 2 कवचों का आवरण पाया जाता है जिसे अध्यावरण इंग्लिश में इंटेगुमेंट कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये दोस्तों, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कवच है जिसको हम इंग्लिश में इंटेगुमेंट कह रहे हैं। आइए दोस्तों अगली विशेषता देख लेते हैं। बीजांड के चारों ओर उपस्थित यह अध्यावरण एक स्थान पर अपूर्ण रहता है और एक छिद्रनुमा संरचना बनाता है जिसे बीजांड द्वार इंग्लिश में माइक्रोपाइल कहते हैं। डायग्राम में देखिएगा दोस्तों, ये जो दोनों बीजांड द्वार हैं, एक इधर से और इधर से भी, यहाँ पर एक खाली स्थान छोड़ देते हैं, यानी एक जगह छोड़ देते हैं जिसे हम बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। अगला बिंदु देखते हैं दोस्तों। बीजांड के अंदर का भाग मृदुतकी यानी पैरेनकाइमेटस होता है, इसे हम बीजांडकाय यानी न्यूसीलस कहते हैं। आइए दोस्तों डायग्राम में हम देखते हैं। ये जो न्यूसीलस आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन यानी ये वाला जो हल्का पिंक कलर का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कहलाता है बीजांडकाय। इसी के अंदर दोस्तों ये भ्रूण का विकास होता है। अगला बिंदु देखते हैं। बीजांड द्वार सिरे के ठीक विपरीत निभाग, जिसको हम इंग्लिश में शलाजा कहते हैं, होता है, जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो ये पोर्शन है दोस्तों, ये इसका बेसल पोर्शन है जिसे इंग्लिश में हम शलाजा कहते हैं। आइए दोस्तों अगली विशेषता देखते हैं बीजांड की। बीजांडकाय के मध्य में एक थैली जैसी रचना पाई जाती है जिसे भ्रूण कोश इंग्लिश में एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अभी दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, भ्रूण कोश में निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। पहली जो संरचना है दोस्तों वो है अंड उपकरण, इंग्लिश में इसको एग अपैरेटस कहते हैं। दूसरी जो संरचना है दोस्तों वो है केंद्रीय कोशिका, इंग्लिश में इसको सेंट्रल सेल कहते हैं। तीसरी जो संरचना है वो है प्रतिमुख कोशिकाएं, इनको इंग्लिश में एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। आइए थोड़ा डायग्राम में भी समझते हैं। ये जो एरिया है अभी मैंने आपको बताया था, न्यूसीलस एरिया है, पैरेनकाइमेटस होता है और इसी के अंदर विकास होता है एम्ब्रियो सैक का यानी भ्रूण कोश का। भ्रूण कोश में यदि आप देखेंगे तो जो चलाजल एरिया है, इस साइड की ये जो 3 कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं कहलाती हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। बीच में आप देखेंगे तो 2 आपको पोलर न्यूक्लियाई मिलेंगे। जब ये आपस में मिल जाएंगे तो एक कंप्लीट सेल बन जाएगी द्विगुणित, जिसको हम केंद्रीय कोशिका कहेंगे। साथ ही साथ माइक्रोपाइलर एरिया यानी बीजांड द्वार की ओर आपको ये 3 सेल्स देखने को मिल रही हैं। ये तीनों सेल्स दोस्तों मिल करके अंड उपकरण का निर्माण करती हैं। आइए दोस्तों अब हम इन तीनों संरचनाओं का डिटेल में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अंड उपकरण की यानी एग अपैरेटस की। आइए दोस्तों देखते हैं अंड उपकरण में क्या विशेषताएं हैं।
यह बीजांड द्वार छोर की ओर पाया जाता है तथा एक अंड कोशिका, ध्यान से नोट कीजिएगा दोस्तों, इसमें एक अंड कोशिका यानी एग सेल है तथा 2 सहायक कोशिकाएं हैं यानी हेल्पिंग सेल्स, जिनको इंग्लिश में सिनर्जिड्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इस अंड उपकरण में सहायक कोशिकाओं के, जिनको अभी मैंने बताया था हेल्पिंग सेल या सिनर्जिड्स कहते हैं। प्राय इनकी संख्या 2 होती है। ये अंड कोशिका के पार्श्व में पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं के केंद्रक बीजांड द्वार की ओर तथा रिक्तिकाएं भ्रूणकोश के केंद्रक की ओर होती हैं। भ्रूणकोश में उपस्थित अन्य कोशिकाओं की तुलना में सहायक कोशिकाओं का जीवन काल बहुत थोड़े समय का होता है तथा परागनलिका के भ्रूणकोश में प्रवेश से पहले ही ये विघटित हो जाती हैं। दोस्तों सारे पॉइंट्स इसके महत्वपूर्ण हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं सभी का डिस्कशन यहाँ पर करूँगा। पहली बात ये पूछा जाता है कि अंड उपकरण में टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, तो टोटल जो सेल्स हैं वो 3 है। साथ ही साथ यहाँ पर सिनर्जिड्स की संख्या पूछी जाती है, तो संख्या सिनर्जिड्स की 2 है। साथ ही साथ दोस्तों ये पूछा जाता है कि अंड उपकरण में सबसे कम जीवन काल किन कोशिकाओं का होता है, तो आपको आंसर देना है सिनर्जिड सेल्स का। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कंपटीशन के लिहाज से भी। आइए दोस्तों नीचे दिए गए डायग्राम में हम सिनर्जिड्स एवं अंड उपकरण की स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरे एक बीजांड की संरचना है, इसमें हमने सिनर्जिड्स एरिया दिखाया है। यहाँ पर 2 साइड की जो ये साइड बाई साइड कोशिकाएं हैं यही सिनर्जिड्स हैं। एक बड़ा डायग्राम अगर हम इसका देखें तो इस ओर आप देखेंगे तो एक ये सिनर्जिड है दोस्तों इस साइड में और एक इस साइड में सिनर्जिड है। ध्यान से देखने की बात ये है कि ये इसकी रिक्तिकाएं हैं, एक ये और एक ये, तो ये जो रिक्तिकाएं हैं 2 हो गई टोटल, प्रत्येक में एक पाई जाती है। ये रिक्तिकाएं जनरली केंद्र की ओर होती हैं। ये भी एक कंपटीशन का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी नोट कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप ये देख रहे हैं एक छोटी सी सेल यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, ये जो है एग सेल है। इस प्रकार से अंड उपकरण में दोस्तों 3 कोशिकाएं हो गई, एक और एक, दो तो सिनर्जिड हो गई और एक एग सेल यानी अंड कोशिका। आइए दोस्तों अब सिनर्जिड कोशिकाओं का कार्य भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम सहायक कोशिकाओं का क्या कार्य है। पहला कार्य, निषेचन के पहले ये कोशिकाएं कुछ रासायनिक पदार्थों का स्रावण करती हैं जो परागनलिका को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों जब निषेचन की क्रिया चल रही होती है तब ये कुछ केमिकल्स का सीक्रेशन करती हैं जिससे परागनलिका उसी ओर मुड़ जाती हैं। ये कोशिकाएं अपघटित होकर परागनलिका के भ्रूणकोश में प्रवेश के लिए मार्ग प्रदान करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका दोस्तों। कुछ जातियों जैसे सेडम, क्विंचमेलियम, कोटुला आदि में सहायक कोशिकाएं हास्टोरिया का निर्माण करती हैं। इसको नोट कीजिएगा, कंपटीशन का पॉइंट है दोस्तों। ये हास्टोरिया बढ़ते हुए भ्रूणकोश को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो जो न्यूट्रिशन का कार्य है दोस्तों यानी पोषण प्रदान करने का भ्रूणकोश को, वो यही हास्टोरिया करते हैं और पास वाली कोशिकाओं से भोजन को सक करते हैं यानी वहां से अवशोषित करते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं हम एग सेल की यानी अंड कोशिका की। प्राय दोनों सहायक कोशिकाओं के बीच एक अंड कोशिका पाई जाती है। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था यह बीजांड द्वार की ओर होती है, ये भी आपको मालूम है ऑलरेडी। परिपक्व अंडाशय में अंड कोशिका का जीव द्रव्य ध्रुवण यानी पोलरिटी प्रदर्शित करता है, जिसके कारण अंड कोशिका की रिक्तिका तथा मोटी कोशिका भित्ति बीजांड द्वार की ओर पाई जाती है, जबकि केंद्रक तथा पतली कोशिका भित्ति भ्रूणकोश के केंद्रक की ओर होती है। यानी दोस्तों बड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। ये जो रिक्तिकाएं हैं सिनर्जिड्स की, ये रिक्तिकाएं अंड कोशिका में इस साइड में देखने को मिलेंगी, यानी ये कौन सा एरिया है, माइक्रोपाइल यानी माइक्रोपाइलर एरिया की तरफ देखने को मिलेंगी। कहने का तात्पर्य ये है कि अंड कोशिका की रिक्तिकाएं तथा सिनर्जिड्स की रिक्तिकाएं एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में होती हैं। यही स्थिति अंड कोशिका के केंद्रक में भी देखने को मिलती है। अंड कोशिका का जो केंद्रक है आप इस डायग्राम में दोस्तों देख रहे होंगे, यहाँ पर ये देखिएगा, ये इसका केंद्रक है। ये केंद्रक जो है वो भ्रूणकोश के केंद्रक की तरफ है, जबकि यदि आप सिनर्जिड के केंद्रक को देखें तो ये आउटर एरिया में यानी बाहर की साइड को है। ये अगला बिंदु देखते हैं जो कि है अंड कोशिका के कार्य। निषेचन के समय अंड कोशिका नर युग्मक के साथ संयुक्त होकर एक द्विगुणित युग्मनज, इंग्लिश में जिसको डिप्लॉयड जाइगोट कहते हैं, और 2n से प्रदर्शित करते हैं, द्विगुणित होने की वजह से का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों ये इनका मुख्य कार्य है। अब बात करते हैं हम केंद्रीय कोशिका की यानी
सेंट्रल सेल की, इसको भी समझ लीजिएगा। यह प्राय भ्रूणकोश के केंद्रीय भाग में पाई जाती है। इसका निर्माण निषेचन से ठीक पहले दो अगुणित, दोस्तों नोट कीजिएगा, दो अगुणित पोलर केंद्रकों यानी पोलर न्यूक्लियाई के संलयन से होता है। केंद्रीय कोशिका एक द्विगुणित संरचना है जो प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा प्रतिमुख कोशिकाओं तथा अंड उपकरण से जुड़ी रहती है। इसके कार्य देख लेते हैं दोस्तों। केंद्रीय कोशिका त्रिसमीकरण यानी ट्रिपल फ्यूजन में भाग लेती है। नीचे दोस्तों डायग्राम में देखते हैं हम, यहाँ पर ये जो भ्रूण कोश है, इस भ्रूण कोश के ठीक मध्य में देखिएगा दोस्तों, यही जो है सेंट्रल सेल है। दूसरे डायग्राम में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दो पोलर न्यूक्लियाई यानी पोलर केंद्रक दिखाए गए हैं। थोड़ी देर में इसके चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा, जिससे ये बाद में बन जाएगी केंद्रीय कोशिका। हम यहाँ पर कार्य को दोस्तों एक बार फिर से पढ़ देते हैं, क्योंकि इसका अगला भाग अगले पेज पर है। केंद्रीय कोशिका त्रिसमीकरण यानी ट्रिपल फ्यूजन में भाग लेती है। इस क्रिया में केंद्रीय कोशिका द्वितीयक नर युग्मक के साथ संलयित होकर त्रिगुणित यानी ट्रिप्लॉइड, इसको 3n से प्रदर्शित करते हैं। भ्रूण पोष मात्र कोशिका यानी एंडोस्पर्म मदर सेल, जिसको शॉर्ट में EMC कहते हैं, का निर्माण करती है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो अंड कोशिका जब हम स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको प्रथम नर युग्मक एक शब्द का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर मैंने शब्द दिया है द्वितीयक नर युग्मक। दरअसल जब पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो उसके अंदर दो नर युग्मक होते हैं। तो ये जो दूसरा नर युग्मक है वो इस केंद्रीय कोशिका के साथ में संलयित होगा और त्रिगुणित संरचना, जिसका नाम हमने दिया भ्रूण पोष मात्र कोशिका, का निर्माण करता है। अगला कार्य देखते हैं। भ्रूणपोष मात्र कोशिका से बाद में भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। भ्रूणपोष वृद्धि कर रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो गए केंद्रीय कोशिका के। अब हम बात करते हैं प्रतिमुख कोशिकाओं के। इनकी संख्या 3 होती है दोस्तों, इनकी संख्या नोट कीजिएगा। यह निवाक छोर की ओर पाई जाती है, यानी जो चलाजल पोर्शन है उस ओर मिलेंगी। अधिकांश वैज्ञानिकों का यह मानना है कि प्रतिमुख कोशिकाएं बढ़ते हुए भ्रूण तथा बीज को पोषण प्रदान करती हैं। नीचे दोस्तों डायग्राम में हम देख लेते हैं, ये जो एरिया है, ये जो पोल है, ये चलाजल पोल की ओर यानी निभाग पोल की ओर पाया जाता है और ये 3 एंटीपोडल सेल्स हैं। बड़े डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये 3 एंटीपोडल सेल्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में दिए गए सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि जो टॉपिक्स इस वीडियो में कवर किए गए हैं अब आप आसानी से उनको एग्जाम में लिख पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।